बच्चों, आज हम शुरू करते हैं भूगोल का 3rd चैप्टर अफवाह। इस चैप्टर में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि अफवाह कहते किसे हैं। तो बच्चों, अफवाह का तात्पर्य है किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से, रिवर सिस्टम से। ठीक है, किसी क्षेत्र का, एक क्षेत्र का जो नदी तंत्र होता है उसे हम कहते हैं अफवाह। अब यह नदी तंत्र होता क्या है? नदी तंत्र से अभिप्राय है एक मुख्य नदी तथा जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं वो मिलकर के जो है नदी तंत्र का निर्माण करती है। जैसे हम देखते हैं कि गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी है, कोसी नदी है और सोन नदी है, घाघर नदी है। तो ये जितनी भी गंगा नदी के साथ जितनी भी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं, यह सब मिलकर के नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं। तो एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं अफवाह द्रोणी। ठीक है, ये नदी तंत्र है। इस नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं अफवाह द्रोणी। इसके बाद देखते हैं जल विभाजक क्या होता है। तो बच्चों, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करते हैं, तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। ये दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी हैं। ठीक है, एक इस नदी तंत्र की निर्माण करती है और दूसरी इस नदी तंत्र की निर्माण करती है, और बीच में क्या है? उच्च भूमि या पर्वत है जो दो नदी तंत्रों को विभाजित करता है। यदि यहाँ पर यह उच्च भूमि या पर्वत नहीं होता, यहाँ पर समतल मैदान होता, तो ये नदियाँ आपस में मिल जाती और यह एक ही नदी तंत्र का निर्माण करती। इस प्रकार यह पर्वत या उच्च भूमि जो है जल विभाजक का कार्य करता है, और इस प्रकार की उच्च भूमि को ही हम जल विभाजक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, आपका है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी जो है अमेज़न नदी है, जो कि कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। और भारत में जो सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है वो है गंगा नदी की। अब हम पढ़ते हैं भारत में अफवाह तंत्र। तो भारतीय नदियों को जो है मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, और इनको जो विभाजित किया गया है इनको इनकी भौगोलिक आकृतियों के आधार पर विभाजित किया गया है, यानी कि इनके उद्गम स्थान तथा इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ जिनका उद्गम कहाँ से हुआ है? हिमालय से हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हिमालय की नदियाँ कहते हैं। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो अधिकतर बारहमासी नदियाँ होती है। बारहमासी मतलब कि 12 महीने जो है इनमें पानी रहता है, 12 महीने बहती हैं, इसलिए इन्हें बारहमासी कहते हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। क्यों रहता है वर्ष भर पानी? क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त जो है ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है, यानी कि क्या, ये ग्लेशियर से निकलती हैं और ग्लेशियर जो है पिघलते रहते हैं, इसलिए जो है इनमें हमेशा पानी रहता है और इन्हें जो है सदा नीराव भी कहा जाता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। ठीक है, हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं जो इसके उत्तरी भाग से निकलती हैं। और ये नदियां जो होती हैं, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर जो है गार्जों का निर्माण किया है। क्या होता है, जब नदियां जो है तीव्र गति से आती हैं तो क्या करती है? चट्टानों को काटते हुए आती हैं और गार्ज की आकृति का निर्माण करती हैं। और हिमालय की नदियों की लंबाई जो है बहुत अधिक होती है। अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र के लंबे रास्ते तक रास्ता जो है तय करती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? लंबा होता है। और ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग से तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं, और ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी
निर्माण करती हैं। देखिए इस चित्र में देखिए, जहाँ पर से नदी का उद्गम होता है, ठीक है, जिस समय नदी का उद्गम होता है उस समय नदी क्या होती है, बहुत तीव्र गति से आती है। और जब तीव्र गति से आती है तो वह अपर्दन क्रिया करती है, और अपर्दन में वह अपने साथ क्या लेकर के आती है, सिल्ट एवं बालू को लेकर के आती हैं। इसके बाद जब नदी अपने मध्य भाग में पहुँच जाती है तो उसकी गति जो है थोड़ी कम हो जाती है, तथा तब नदी क्या करती है, अपना मार्ग थोड़ी घुमावदार बना देती है और वहाँ पर किसका निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है। इसके बाद जब नदी अपने निचले भाग में आती है तो उसकी गति जो है थोड़ी और कम हो जाती है, और अपने साथ वो जितना भी अवसाद लेकर के आती है, जितना भी सिल्ट और बालू लेकर के आती है, उसका वहाँ पर जमाव कर देती है, उसका वहाँ पर क्या कर देती है, निक्षेपण कर देती है। ठीक है, उसका निक्षेपण कर देती है और वहाँ पर जो है गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे नदी का घुमाव है, पहले जो नदी है, नदी का घुमाव इधर था, सही है, इधर था। फिर जब वो अपने साथ बालू और सिल्ट लेकर के आई, यहाँ पर उसने क्या करा, अपना निक्षेपण करती रही, और उसके बाद उसने यहाँ से अपना रास्ता बदल दिया और यहाँ पर जो है गोखुर झील का निर्माण हो गया। इसके बाद जब नदी और नीचे जब सागर में मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो वो क्या करती है, उसकी गति जो है और भी कम हो जाती है, और जब यहाँ पर वो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है मौसमी होती हैं। ठीक है, मौसमी मतलब कि वह वर्षा पर निर्भर है, सही, उनमें वर्षा होगी तभी उनमें पानी होगा, क्योंकि इनका प्रवाह किस पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। और जब मौसम शुष्क होता है तो ये क्या होता है, इन नदियों का जो जल होता है वह कम हो जाता है। इसलिए जो है हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना जो है बहुत कम होती है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, कुछ नदियाँ जो हैं केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं, जैसे कि नर्मदा और तापी है। ठीक है, और कुछ नदियाँ, और जो अधिकतर नदियाँ होती हैं वो निकलती हैं पश्चिमी घाट से। प्रायद्वीपीय जो अधिकतर नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और कहाँ जा कर के गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ को जा कर के गिरती हैं। अब हम इसमें हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपका इसमें एक अफवाह प्रतिरूप है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं, एक अफवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधःस्थ सेल संरचना पर आधारित है। ठीक है, क्या है अफवाह प्रतिरूप, जब नदियाँ बह कर के आती हैं तो एक प्रतिरूप का निर्माण करती है, एक पैटर्न का निर्माण करती हैं, एक पैटर्न उसका बनता है उस नदी तंत्र का, तो उसे हम क्या कहते हैं, अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। अब ये प्रतिरूप किस किस प्रकार से बनाती है, ध्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा अरीह अफवाह प्रतिरूप है। ठीक, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि ध्रुमाकृति प्रतिरूप किसे कहते हैं। तो ध्रुमाकृति प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। देखिए, इसको देखिए, ध्रुमाकृति अफवाह जो है, यह है ध्रुमाकृति अफवाह, ये मुख्य नदी है और ये मुख्य नदी के साथ आकर के मिल रही हैं इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो एक इसके तरह निर्माण कर रही है, एक वृक्ष की तरह, वृक्ष की शाखाओं की तरह इसका निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे ध्रुमाकृतिक अफवाह कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं गंगा नदी, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी जो है, आदि नदियाँ जो हैं ध्रुमाकृतिक अफवाह का निर्माण करती हैं। दूसरा जो अफवाह प्रतिरूप है वो है जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य नदियाँ जो हैं एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियाँ जो हैं उनके समकोण पर आकर के मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को हम जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रतिरूप है वो है आयताकार अफवाह प्रतिरूप।
यह प्रतिरूप प्रबल संधित शैली भूभाग पर विकसित होता है। इसमें क्या होता है, जब नदियाँ बह करके आती हैं और चट्टानों को तोड़ नहीं पाती हैं तो क्या करती हैं, जहाँ पर उन्हें मुलायम भूमि मिलती है वहाँ से वह मुड़ जाती हैं और आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। और नेक्स्ट है अरीह प्रवाह अपवाह प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो कोई केंद्रीय शिखर या गुंबद से जो है ऐसी जो संरचनाएं होती हैं उनसे जल की धाराओं का प्रवाह जो है सभी दिशाओं को होता है, उसे हम कहते हैं अरीह अपवाह। और इसका उदाहरण है जो अमरकंटक है, अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियां हैं, सोन नदी, नर्मदा, ताप्ती आदि जो है इसके उदाहरण हैं। ये हमारे चारों जो हो गए हैं अपवाह प्रतिरूप हो गए हैं। कौन कौन से हुए, ध्रुमाकृति, जालीनुमा, अरीह अपवाह प्रतिरूप और आयताकार अपवाह प्रतिरूप।